हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की जो पेपर नंबर 1 है उसकी क्लास के बारे में। तो आपको सभी को पता होगा कि पेपर 1 का जो है 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपका चैप्टर 4 चल रहा है। और पेपर नंबर 1 जो है वो है आपका वर्तमान भारतीय समाज। ये टोटल आपका 50 मार्क्स का है। तो चैप्टर 4 का हम लोग 3 क्लास कर लिए हैं। आज आपके चैप्टर 4 का चौथी क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? और जो आपका चैप्टर 4 है वो है प्रारंभिक शिक्षा की जो है पृष्ठभूमि, यानी स्टार्टिंग से लेके शिक्षा कैसे, किस काल में किस तरीके की शिक्षा थी, कैसे दी जाती थी, क्या क्या उसके उद्देश्य थे, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। जो है प्राचीन काल पढ़ा, मध्यकालीन पढ़ा और स्वतंत्रता के पूर्व की जो शिक्षा थी वो हम आधुनिक काल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी जो है, जैसे वुड के घोषणा पत्र हो गए, मैकाले की शिक्षा प्रणाली हो गई, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं। अगर आप लोग जो है पिछली क्लास नहीं किए हैं तो आप जाएंगे चैनल पे, फिर आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस वहाँ, सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस 1 बाय 1 अरेंज व्यू में मिल जाएंगी। आप वहां से क्लासेस करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं मतलब ब्रिटिश काल में जो है शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित क्या क्या घटनाएं थी, या कौन किस क्रम में कैसे आए, और किस किस ने शिक्षा का किस प्रकार से विकास किया, किसने शिक्षा को लेके कैसे कैसे अपने मतलब विचार बताएं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं। ईसाई मिशनरियों ने विदेशी शिक्षा प्रणाली के बीच देश में तभी जमाने शुरू कर दिए थे जब यूरोपीय जातियों ने भारत में व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आना शुरू किया था। एक चीज और देखिएगा, इसको आप हिस्ट्री यानी इतिहास से जोड़ने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, ये सब क्या करने आए थे? व्यापार के उद्देश्य से आए थे। तो सेम वही चीज है, सभी चीज वही है, सही सभी वही क्रम है, इतिहास का सब वो क्रम है। जैसे वैदिक सभ्यता आया, फिर बौद्ध कालीन जैन धर्म, जैसे हम लोग इतिहास में जो जो 1 बाय 1 जैसे घटना घटित हुई और जिस क्रम में है सेम वही चीज है। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? जो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, कि प्राचीन काल की शिक्षा कैसी थी, मध्यकालीन की शिक्षा कैसी थी, आपकी आधुनिक काल की शिक्षा कैसी थी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं क्या क्या थी। तो ईसाई मिशनरियों ने विदेशी शिक्षा प्रणाली के बीच, यानी कि जो आपके विदेश की जो मतलब जैसे विदेश से जो लोग आपके हमारे भारत में आए थे, तो जो विदेशी शिक्षा प्रणाली थी उसका बीज यानी उसका शुरुआत या उसकी नींव हमारे देश में तभी जमाने लगे, यानी तभी वो शुरू कर दिए जब यूरोपीय यानी जो यूरोप से भारत में व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आना शुरू किए थे। यानी जो विदेशी आपके पुर्तगाली जो लोग थे या यूरोपीय जाति के जो लोग थे, वो जब भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आए थे तभी वो जो है विदेशी शिक्षा प्रणाली के बीज यानी शुरुआत वो करने लगे। अब ये कौन कौन से थे? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेन और अंग्रेज, ये इसी क्रम में आए थे। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेन, उसके बाद अंग्रेज। सभी जातियों की कंपनियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। ये जो सारी जाति कह सकते हैं या यूरोप के लोग थे, तो सभी जातियों की जो कंपनियां थी उनके सिर्फ दो मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहले क्या था? कि व्यापार द्वारा अधिकतम लाभ करना, मतलब वो व्यापार व्यापार के द्वारा क्या करना चाहते थे? सबसे ज्यादा लाभ कमाना चाहते थे। पहला उद्देश्य आपका ये हो गया। और सेकंड उद्देश्य है जो आपका वो है ईसाई धर्म का प्रचार करना। दो मुख्य उद्देश्य है। पहला तो वो क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। और दूसरा वो अपने धर्म यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे।
मिशनरियों के प्रयास। ठीक है, ब्रिटिश काल के विभिन्न मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए। देखिए, एक चीज है, जो विदेशी लोग आए थे या पुर्तगाली या यूरोपीय जो भी थे, वो हमारे भारत में आए, विदेशी शिक्षा को उन्होंने नींव डाला या कुछ भी उसका लागू कराया, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, हमारे लिए बेनिफिट हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगाली मिशनरियों के प्रयास। सबसे पहले पुर्तगाली के देखते हैं। पुर्तगाली मिशनरी सर्वप्रथम भारत आए थे। सभी को पता होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट डी नोबिली, जिन्होंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, वो इस सब नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ठीक, ये सभी चीजें हिस्ट्री में आपके दिए हुए हैं। ठीक है, जो हम लोग 8th से 9th से क्या 6th से ही पढ़ते चले आते हैं। बस ये है कि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं, वैसे वैसे सारी टॉपिक में डिटेल्स और ऐड होते जाते हैं। अगर आप बड़ी क्लास में चलते जाते हैं तो उस टॉपिक को लेके और विस्तार रूप में हम पढ़ते हैं और विस्तृत रूप हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। पुर्तगाली मिशनरी सर्वप्रथम भारत आए थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट डी नोबिली ने गांवों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार किया। ये जो आपके सेंट फ्रांसिस है, जेवियर है, रॉबर्ट डी नोबिली है, इन्होंने गांव में जा जाकर क्या किया, अपने ईसाई धर्म का प्रचार किया। डच मिशनरियों ने गोवा, दमन द्वीप, हुगली, चटगांव में प्राथमिक विद्यालय खोले, जिनमें स्थानीय भाषा, कैथोलिक धर्म, गणित, कृषि आदि की शिक्षा दी जाती है। देखिए, जो आपके पुर्तगाली मिशनरी थे, उन्होंने क्या किया, ये सबसे पहले आए थे हमारे भारत में। और जो सेंट फ्रांसिस थे जेवियर, रॉबर्ट डी नोवेली ने थे, ये गांव में जा जाकर क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार किया। और ये जो डच मिशनरी थे, उन्होंने क्या किया कि गोवा, दमन द्वीप, हुगली, चटगांव, ये सब जगह के नाम है, तो वहां पे क्या किए, प्राथमिक विद्यालय खोले, जिसमें क्या था, स्थानीय भाषा, कैथोलिक धर्म, कैथोलिक मतलब ईसाई धर्म, गणित, कृषि आदि की शिक्षा दी जाती है या दी जाती थी। यहाँ पे थी होगा, पास्ट की बात कर रहे हैं, इतिहास। तो चलिए देखिए, सेकेंड आया आपका फ्रांसीसी मिशनरियों के प्रयास। हम लोगों ने पहले पुर्तगाली के बारे में पढ़ा, अब हम फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने माही, ये नाम, करिकल, पौंडीचेरी, चंद्रगढ़ में क्या किया, प्राथमिक स्कूल खोले। निर्धन भारतीय बच्चों को भोजन, वस्त्र, पुस्तकें देकर आकर्षित किया जाता था। ये क्या किए, देखिए, जितना भी आपका ये आपके यूरोपीय विदेशी आए थे, अधिकतर आप देखेंगे तो ये जो है तट पे ही, तट के जितने भी स्टेट हैं आपके, तट के लगे हुए जितने ही राज्य हैं, अधिकतर उन्होंने उसको ही अपना क्षेत्र चुना। क्यों? क्योंकि पहले कोई आवागमन का साधन था नहीं, प्लेन था नहीं, बाई रोड जो है पैदल आते थे, तो उतना मतलब टाइम नहीं था, तो वो क्या करते थे, समुद्र के रास्ते से आते थे या नाव के मतलब की सहायता से वो आते थे। तो वो अधिकतर तट पे ही अपना वो मतलब जगह को चुनते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे भारत में अंदर घुसने की कोशिश किए। तो देखते हैं जो आपके फ्रांसीसी मिशनरी हैं, उनके प्रयास क्या थे। इन्होंने क्या किया, माही, येनाम, करिकल, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ में क्या किया, प्राथमिक स्कूल खोले। और जो भारत के बहुत गरीब बच्चे थे या गरीब परिवार था, उनको ये भोजन देके, कपड़े देकर, पुस्तक देकर क्या करते थे, आकर्षित करते थे। मतलब उनको ये सब दे के क्या करते थे कि हाँ, वो अगर हम इन सबको देंगे तो वो इस लालच में क्या करेंगे, हमारे स्कूल में वो आएंगे। अब थर्ड देखते हैं हम लोग, डेनो का प्रयास। डेनो को आधुनिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। या जो डेनो है, आधुनिक शिक्षा का इसको क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने विद्यालयों की स्थापना तो की, साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय भी खोले। जो आपके डेनो हैं, इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्यालय भी खोले थे या विद्यालय की स्थापना की थी, और साथ ही साथ टीचर की ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेनिंग स्कूल्स भी खोले थे।
ठीक है। अब फोर्थ हम देखते हैं अंग्रेजी मिशनरियों के प्रयास। अंग्रेज के क्या प्रयास थे? 1667 के आज्ञा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्कूल खोलने की आज्ञा मिल गई थी। आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनसे सभी परिचित होंगे। अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो सीरियसली फिर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर अपनी बुक उठाएंगे सिक्स्थ की, वहीं से आपका सारा हिस्ट्री अच्छे से वो भी डिटेल रूप में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये समझाना हुआ तो फिर टाइम की बर्बादी ही होगी। इस वजह से फिर देखते हैं हम 1667 के आज्ञा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्कूल खोलने की आज्ञा मिल गई थी। इन विद्यालयों में एंग्लो इंडियन अंग्रेजी ईसाइयों के बच्चों के साथ साथ भारतीय बच्चे भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। आपके जो अंग्रेजी थे यानी अंग्रेज थे, उनको क्या हुआ था कि 1667 का जो एक आज्ञा पत्र था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को स्कूल खोलने की परमिशन मिल गई थी। और उस स्कूल में एंग्लो इंडियन, ठीक है, अंग्रेज ईसाई के जो बच्चे थे उनके साथ साथ भारतीय बच्चे भी बिना फीस के शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। अब देखते हैं फिफ्थ जो है आपका क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास क्या है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। इन्होंने भारत में कलकत्ता तथा बनारस संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की थी। जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने क्या दिया है? हमें अंग्रेजी शिक्षा दिया है। ठीक, इन्हीं को यह सारा श्रेय जाता है जो अंग्रेजी हमारे भारत में आया और इसका विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज अपने फायदे के लिए गलती से ही क्या किए, हमारा भी वो फायदा कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो है भारत में कलकत्ता में, ठीक, भारत में कलकत्ता और बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की थी। अब देखिए सिक्स्थ है आपका सन 1813 का आज्ञा पत्र। सभी आपका किससे संबंधित है? शिक्षा से ही संबंधित है। अभी हम वन बाय वन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सेवंथ देखिए आप, प्राच्य या पाश्चात्य शिक्षा विवाद। देखिए प्राच्य या पाश्चात्य शिक्षा विवाद। एट्थ है आपका मैकाले का विवरण पत्र। नाइन्थ है आपका बैंटिक की शिक्षा नीति। और टेंथ है आपका ऑकलैंड की विज्ञप्ति। 11 है आपका वुड घोषणा पत्र। और 12 है आपका हंटर आयोग। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी टॉपिक है ना, आप प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ एक आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप जब प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास जो है उसमें जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो सारी ये चीजें जो है आपका वुड घोषणा पत्र या हंटर आयोग या मैकाले या प्राच्य या पाश्चात्य विवाद जो भी है, वहां भी हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपके इस चैप्टर में थोड़ा ही है तो थोड़ा ही पढ़ते हैं। ठीक है, 13 है आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसमें क्या हुआ था देखते हैं। 27 फरवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालयों की रचना व सुधार के लिए सुझाव देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। मतलब 27 फरवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय की रचना और सुधार के लिए सुझाव देने के लिए क्या हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त हुआ या नियुक्त किया गया। अब हम 14th देखते हैं आपका गोखले विधेयक। गोखले विधेयक क्या है ये देख लेते हैं। वर्ष 1902 वर्ष 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने काउंसिल में 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। इसे 1912 में अस्वीकृत कर दिया गया। मतलब जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने 1902 में काउंसिल में अपना मतलब क्या रखा, एक प्रस्ताव रखा जिसमें क्या था कि 6 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क एवं अनिवार्य क्या हो, प्राथमिक शिक्षा दी जाए। लेकिन 1912 में यह जो प्रस्ताव था वह अस्वीकृत कर दिया गया, मतलब स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अब 15th आप देखिए
वर्ष 1913 का सरकारी शिक्षा नीति प्रस्ताव, जो वर्ष 1913 है उसका जो है सरकारी शिक्षा नीति प्रस्ताव क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिमय वातावरण के कारण सरकार ने अपनी शिक्षा नीति संशोधित करके 1913 में नई नीति की घोषणा की, जिसमें शिक्षा का व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी बनाने का संकल्प लिया। 1913 की बात है, 1913। तो उस समय आपको पता है कितना आंदोलन चल रहा था? तो राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिमय वातावरण के कारण सरकार ने अपनी शिक्षा नीति संशोधित करके क्या किया? 1913 में नई नीति की घोषणा की, जिसमें क्या था? शिक्षा का व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी बनाने का संकल्प लिया गया। 16th देखते हैं क्या है? हर्टांग समिति। हर्टांग समिति क्या है देखिएगा। भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं के अध्ययन एवं सुझाव के लिए 1929 में सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे हर्टांग समिति कहा गया। इस समिति में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा पर विचार किया और सुझाव दिया। देखिए इस समिति में क्या है कि भारत में जितने भी शिक्षा संबंधी समस्या थी उसके अध्ययन या सुझाव के लिए 1900 या 1929 में सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में क्या हुआ? एक समिति का गठन हुआ। इसे क्या कहा गया? हर्टांग समिति कहा गया। इस समिति में क्या हुआ? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा पर विचार किया और सुझाव दिया। अब देखिए 17th है आपका वुड एबर्ट रिपोर्ट। हर्टांग समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। बोर्ड ने भारतीय शिक्षा में सुधार की चर्चा की और अनेक प्रस्ताव पारित किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था छात्रों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर अनेक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस प्रस्ताव को स्वीकार करके सरकार ने 1936 में इंग्लैंड के दो शिक्षा विशेषज्ञों एच.एस. वुड और ए. एबल को भारत आमंत्रित किया और इस प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट का आग्रह किया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए एबल रिपोर्ट क्या है आपका? वुड एबल रिपोर्ट। तो हर्टांग समिति की सिफारिशों के आधार पर, मतलब जो जो आपका वुड एबर्ट रिपोर्ट है, जो हर्टांग समिति की सिफारिश थी उसी को बेस मानकर या उसी के आधार पर सरकार ने 1935 में क्या किया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है पुनर्गठन किया, मतलब फिर से गठन किया। अब इसमें क्या था कि बोर्ड ने भारतीय शिक्षा में सुधार की चर्चा की और अनेक प्रस्ताव पारित किए। इसके बाद जब इसका बोर्ड का पुनर्गठन किया तो बोर्ड ने क्या किया कि भारतीय शिक्षा में सुधार की चर्चा की और अनेक प्रस्ताव पारित किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या था कि छात्रों के लिए आपके उच्च माध्यमिक स्तर पर अनेक विषयों की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। तो इस प्रस्ताव को फिर क्या हुआ? स्वीकार करके सरकार ने 1936 में इंग्लैंड की दो शिक्षा विशेषज्ञों को बुलाया। ठीक, मतलब भारत आमंत्रित किया। अब देखते हैं वो दो शिक्षा विशेषज्ञ कौन से हैं? एच.एस. वुड और ए. एबर्ट को आमंत्रित किया और इस प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट देने का आग्रह किया। तो एबर्ट रिपोर्ट समझ में आया क्या है? कि जब हर्टांग समिति को आधार मानकर ही क्या किया गया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और बोर्ड ने उसमें चर्चा किया कि जो छात्रों के लिए जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर और अनेक विषय की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया आपका और इंग्लैंड से दो शिक्षा विशेषज्ञ को भारत आमंत्रित किया गया। और दो शिक्षा विशेषज्ञ वो कौन कौन से थे आपके? पहले एच.एस. वुड और दूसरे ए. एबर्ट। ठीक, और उन्होंने क्या किया? प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट देने का उनसे आग्रह किया गया। अब हम देखते हैं आगे वर्धा शिक्षा सम्मेलन। वर्धा शिक्षा सम्मेलन क्या है? 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया और प्रस्ताव पास किया गया।
कि राष्ट्र के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य दी जाए और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा हस्तशिल्प तथा स्वावलंबन पर आधारित हो। ठीक है, देखिए वर्धा शिक्षा सम्मेलन फिर से समझिए। 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का क्या हुआ, गांधी जी को सभापतित्व में आयोजन किया गया और प्रस्ताव पास किया गया। और उस प्रस्ताव में क्या था कि राष्ट्र के जो है सभी बच्चों को 7 वर्ष तक की शिक्षा क्या हो, अनिवार्य दी जाए और शिक्षा का माध्यम क्या हो, आपका मातृभाषा हो। शिक्षा किस पे आधारित हो, हस्तशिल्प पे और स्वावलंबन पर आधारित हो। 19th देखिएगा आपका जाकिर हुसैन समिति 1938 में वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी, अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा। यही जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट है। इनके अनुसार शिक्षा का केंद्र शिल्प होना चाहिए। मतलब जो आपकी जाकिर हुसैन समिति है, ये 1938 में जो वर्धा शिक्षा योजना थी जो प्रस्तुत की गई थी, यही जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट है। ठीक है, और जाकिर हुसैन समिति के अनुसार क्या था आपके कि शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए, शिल्प होना चाहिए। अब हम देखते हैं 20 जो है आपका सार्जेंट योजना। ये सारी योजना आपके शिक्षा से संबंधित है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1944 में प्रकाशित युद्धोत्तर शिक्षा प्रगति की योजना सार्जेंट योजना कहलाती है। ठीक है, 1944 में जो प्रकाशित हुई थी युद्धोत्तर शिक्षा प्रगति की योजना, वही योजना आपकी क्या कहलाई, सार्जेंट योजना कहलाती है। सार्जेंट योजना राष्ट्रीय शिक्षा प्रगति की योजना सार्जेंट सरकारी चेष्टा थी। इसने भावी राष्ट्रीय शिक्षा का आधार तैयार किया। देखिए सार्जेंट योजना समझिएगा, 1944 में जो है एक युद्धोत्तर शिक्षा प्रगति की योजना प्रकाशित हुई। इसी को क्या कहा गया, सार्जेंट योजना कहलाया। और जो सार्जेंट योजना है वो राष्ट्रीय शिक्षा प्रगति की योजना यानी सार्जेंट सरकारी चेष्टा थी। मतलब इसमें क्या हुआ कि भावी राष्ट्रीय जो है मतलब राष्ट्रीय भावी शिक्षा का आधार तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिए जो आपके ईसाई धार्मिक मिशनरी थे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन और अंग्रेज, उनका शैक्षिक विकास में यानी शिक्षा के विकास में उनके क्या योगदान थे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका पुर्तगाली फ्रांसीसी। ठीक है, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन और अंग्रेज मिशनरियों ने प्राचीन तथा देसी शिक्षा में भिन्न आधुनिक शिक्षा प्रणाली का बीज रोपण किया। यानी जो पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, डेन है और अंग्रेजी मिशनरियां हैं, उन्होंने हमारे प्राचीन तथा देसी शिक्षा में क्या किया, आधुनिक यानी नया शिक्षा प्रणाली का बीज रोपण किया। यानी उन्होंने क्या किया कि उसमें मतलब उनमें नींव डाली है। बीज रोपण का मतलब होता है कि शुरुआत की। ठीक है, सेकंड है आपका भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए गए। ठीक है, थर्ड है आपका देसी भाषाओं के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया। मतलब देसी भाषाओं के माध्यम में क्या हुआ, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया। फोर्थ है आपका भारतीय जनता को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देकर उसके शिक्षा के स्तरों को ऊंचा उठाया गया। तो ये था आपका ईसाई धार्मिक मिशनरियों का शैक्षिक विकास में योगदान क्या क्या था। तो यहाँ तक का जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये जो आपका गोखले विधेयक है या इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने जो पढ़ाया है उसको अच्छे से आप रिवीजन करिएगा और नोट्स बनाइएगा। तो चलिए फिर मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। क्लासेस कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो है मन लगा के पढ़ते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।